स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र के सिद्धांत। और इसमें हम समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हम समाज, समुदाय, संस्था और समिति का अध्ययन कर चुके हैं। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सामाजिक समूह के बारे में, सोशल ग्रुप मीनिंग एंड टाइप्स। समूह मनुष्य के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत महत्वपूर्ण वास्तविकता है। और वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक केवल विभिन्न प्रकार के समूहों में रहता है, बल्कि निरंतर नए समूहों का निर्माण भी करता है। समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति अपनी विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समूहों से पृथक व्यक्ति के अस्तित्व की साधारणतः कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अलग अलग समूहों के माध्यम से ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है और उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। समूह हमें आदिम से आदिम समाजों में और यहाँ तक कि कुछ पशुओं में भी देखने को मिलते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति अपनी एक मूल प्रवृत्ति ग्रीगेरियन इंस्टिक्ट के कारण ही समूह में रहता है। जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुछ मूल प्रवृत्ति होती है, जिसका नाम उन्होंने दिया है ग्रीगेरियस इंस्टिक्ट। और इस मूल प्रवृत्ति के कारण ही हम सभी समूह में रहते हैं। समूहों के माध्यम से ही हम एक पीढ़ी के विचारों और अनुभवों को दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। समूह शब्द का प्रयोग कुछ व्यक्तियों के संगठन के लिए किया जाता है, जिसमें परिवार है, भीड़ है, सामाजिक वर्ग, धार्मिक वर्ग, व्यावसायिक वर्ग, विभिन्न प्रजातियां को हम शामिल करते हैं। लेकिन वास्तव में अलग अलग प्रकार के समूहों से ही सामाजिक संरचना का एक जटिल प्रतिमान बनता है। बहुत समय पहले अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अकेला नहीं रह सकता। केवल पशु और परमात्मा ही एकाकी रह सकते हैं। 19वीं शताब्दी में नीत्शे ने अरस्तु के कथन में थोड़ा परिवर्तन करके बताया कि एक दार्शनिक भी एकाकी जीवन व्यतीत कर सकता है, जिसमें पशु और परमात्मा दोनों का मेल होता है। इन कथनों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य के लिए समूह से अलग रहना असंभव है, संभव नहीं है। और हम सभी किसी न किसी परिवार, पड़ोस, गांव, नगर, व्यावसायिक समूह, धार्मिक समूह के सदस्य ज़रूर होते हैं। जेवी के आधार पर हम विभिन्न आयु समूहों और लिंग के आधार पर पुरुष या स्त्री समूहों के सदस्य होते हैं। और इसी प्रकार डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर, मजदूर, साहित्यकार या कलाकार के रूप में हम किसी न किसी समूह के सदस्य ज़रूर होते हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक समाज में अनेक समूह पाए जाते हैं। विकसित समाजों में समूहों की संख्या अविकसित समाजों की अपेक्षा अधिक होती है और सभ्यता के विकास के साथ साथ समाजों में समूहों की संख्या भी बढ़ती जाती है। समाजशास्त्र में समूह अवधारणा को कुछ लोगों ने विषय की आधारशिला के रूप में भी माना है और कुछ समाजशास्त्रियों ने तो ये भी कहा है कि सामाजिक प्रघटनाओं के अध्ययन के लिए समूहों का अध्ययन किया जाना चाहिए। बोगार्ट्स ने माना है कि समाजशास्त्र समूहों का अध्ययन है, और लैंडिस कहते हैं कि समाजशास्त्री समूहों का अध्ययन करते हैं क्योंकि वह महसूस करते हैं कि कुछ सीमा तक एक व्यक्ति उन समूहों का योग या संपूर्णता है जिनसे वह संबंधित है। समाजीकरण संस्कृति, मूल्यों और अभिवृत्तियों का हस्तांतरण, व्यवहार करने और विश्वास करने के तरीकों और उन समूहों का परिणाम है जिनसे व्यक्ति संबंधित होता है। और इन्हीं कारणों से समाजशास्त्रियों के लिए समाज के सामाजिक संगठन के विश्लेषण की दृष्टि से समूहों की विशेष महत्ता होती है। सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक संग्रह है जिनके बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध पाया जाता है। समूह का अर्थ स्पष्ट करते हुए मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समूह से हमारा तात्पर्य व्यक्तियों के किसी भी ऐसे संग्रह से है जो एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर मैकाइवर और पेज ने अपनी परिभाषा में व्यक्तियों के संग्रह के साथ साथ इन सभी व्यक्तियों में एक दूसरे के प्रति सामाजिक संबंध की अनिवार्यता पर भी बल दिया है। ऑगबर्न और निमकॉफ ने कहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो वे एक समूह का निर्माण करते हैं। तो ऑगबर्न और निमकॉफ की इस परिभाषा में हमें पता चलता है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति होने के साथ साथ सामाजिक समूह में एक दूसरे पर प्रभाव डालने की या एक दूसरे को प्रभावित करने की भी विशेषता होनी चाहिए।
इन विद्वानों ने समूह निर्माण के लिए व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को तो आवश्यक माना है, लेकिन संबंधों की सीमा या मात्रा का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया है, जो कि बहुत आवश्यक है। तो इनकी परिभाषाओं के आधार पर तो दो अपरिचित व्यक्ति जब प्रथम बार एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं तो समूह का निर्माण हो जाता है। और इन परिभाषाओं के अनुसार तो बस या रेल में एक साथ यात्रा करने वाले दो परिचित व्यक्ति जो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं वे भी एक समूह का निर्माण करते हैं। टी.बी. बोटोमोर ने कहा कि सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस संकलन को कहते हैं जिसमें विभिन्न व्यक्तियों के बीच निश्चित संबंध होते हैं। यहाँ पे इन्होंने निश्चित संबंध होना आवश्यक माना है। दूसरा उन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति समूह और उसके प्रतीकों के प्रति सचेत होते हैं। अन्य शब्दों में एक सामाजिक समूह का कम से कम प्रारंभिक ढांचा और संगठन, जिसमें हम नियमों संस्कारों को भी सम्मिलित करते हैं, होता है और उसके सदस्यों की चेतना का मनोवैज्ञानिक आधार होता है। इस प्रकार एक परिवार, गांव, राष्ट्र, मजदूर संगठन या राजनीतिक दल एक सामाजिक समूह है। मर्टे ने कहा है कि समूह के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें होना ज़रूरी है, जैसे कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना और दूसरा इनमें सामाजिक संबंधों का पाया जाना। ये संबंध व्यक्तियों में बार बार अंतःक्रिया से ही बनते हैं। व्यक्ति के किसी समूह का सदस्य माना जाने के लिए यह जरूरी है कि वो स्वयं अपने को किसी समूह विशेष का सदस्य समझे और उसके प्रति वो हम की भावना भी रखे। साथ ही ये भी ज़रूरी है कि समूह के सभी सदस्य या अन्य सदस्य दूसरे समूह भी उसे उस समूह विशेष का सदस्य समझे। एक परिभाषा विलियम्स के द्वारा दी गई है और विलियम्स ने अपनी परिभाषा में कहा कि एक सामाजिक समूह व्यक्तियों के उस निश्चित संग्रह को कहते हैं जो परस्पर संबंधित क्रियाएं करते हैं और जो इस अंतःक्रिया की इकाई के रूप में ही स्वयं या दूसरे के द्वारा मान्य होते हैं। सैंडरसन ने कहा कि समूह दो या दो से अधिक उन व्यक्तियों का संग्रह है जिनके मध्य मनोवैज्ञानिक अंतःक्रिया का निश्चित प्रतिमान पाया जाता है और वे अपने एक विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के कारण अपने सदस्यों और सामान्य रूप से दूसरे के द्वारा ही एक वास्तविक वस्तु माने जाते हैं। बोगार्ट्स ने कहा है कि एक सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था को कहते हैं जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर हो और जो एक दूसरे को प्रेरणा दे, जिनमें भक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में सम्मिलित हो। मेरिल और एल्ड्रिस कहते हैं कि सामाजिक समूह दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक लंबी अवधि से संचार होता है और जो एक सामान्य प्रकार या प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। हार्ट और रेस ने कहा कि समूह अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। स्मॉल के अनुसार समूह का अर्थ व्यक्तियों की किसी भी लघु या वृहत इकाई से है जिनके मध्य इस प्रकार के संबंध हो कि उन्हें एक संबंधित इकाई के रूप में देखा जाने लगे। एडवर्ड सापिर ने बताया है कि समूह का निर्माण केवल इस तथ्य पर आधारित है कि कोई ना कोई विशेष स्वार्थ उस समूह के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखता है। तो यहाँ स्टूडेंट्स इन सभी परिभाषाओं से निष्कर्ष निकलता है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति पारस्परिक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और किन्हीं सामान्य हितों के लिए एक दूसरे के साथ अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं के द्वारा संबंध स्थापित करते हैं तो एक समूह का निर्माण होता है। सामाजिक समूह की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी है, जैसे कि फीचर और अन्य विद्वानों के द्वारा इसे स्पष्ट किया गया है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक समूह की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है व्यक्तियों का समूह। किसी भी समूह का निर्माण एक अकेले व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, इसके लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। और इसके संबंध में गिलिन और गिलिन ने भी कहा है कि समूह की आधारभूत विशेषता दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क का होना है। तो सबसे पहली आवश्यकता या विशेषता है व्यक्तियों का समूह होना। दूसरी विशेषता है कार्य विभाजन। प्रत्येक समूह का निर्माण किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही होता है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समूह के सदस्यों में कार्य विभाजन कर दिया जाता है। तीसरी विशेषता है सामान्य रुचि। किसी भी समूह की स्थापना उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा होती है जिनकी रुचि और हित सामान्य होते हैं। विरोधी हितों वाले व्यक्ति समूह का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
समूह के रूप में कोई समूह के रूप में उसी समय तक कायम रह सकता है जब तक उसके सदस्यों में एकता की भावना पाई जाती है। अगर समूह के सदस्यों में एकता की भावना नहीं होगी तो इसके अभाव में समूह टूट सकता है और उसमें विघटन हो सकता है। इसलिए सदस्यों में एकता और हम की भावना होना ज़रूरी है। समूह की सदस्यता ऐच्छिक होती है। व्यक्ति सभी समूहों का सदस्य नहीं बनते, बल्कि उन्हें समूहों की सदस्यता ग्रहण करते हैं जिनमें उनके हितों, आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति होती हो। समूह में सभी व्यक्ति समान पदों पर नहीं होते, बल्कि वे अलग अलग परिस्थिति और भूमिका निभाते हैं। इसलिए समूहों में पदों का उतार चढ़ाव पाया जाता है और पदों के उच्चता और निम्नता के इस क्रम को ही संस्तरण कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि समूहों में स्तरीकरण या संस्तरण पाया जाता है। सामाजिक समूह में सामूहिक आदर्श और प्रतिमान भी पाए जाते हैं। कोई भी समूह हो, प्रत्येक समूह में सामूहिक आदर्श और प्रतिमान तो पाए जाते ही हैं, जो सदस्यों के पारस्परिक व्यवहारों को निश्चित करते हैं और उन्हें एक स्वरूप प्रदान करते हैं। प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जाती है कि वह समूह के आदर्शों और प्रतिमानों जैसे प्रथाओं, कानूनों, लोकाचारों, जन रीतियों आदि का पालन करे। समूह में थोड़ी बहुत मात्रा में स्थायित्व भी पाया जाता है। यद्यपि कुछ समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, फिर भी वे इतने अस्थिर नहीं होते कि आज बने और कल समाप्त हो जाए या समाप्त हो गए हैं। इसलिए इनमें कुछ मात्रा में स्थायित्व तो पाया ही जाता है। किसी भी समूह की स्थापना तभी संभव है जब उसके सदस्यों में समूह के उद्देश्यों, कार्य प्रणाली, स्वार्थ पूर्ति, नियमों आदि को लेकर आपस में समझौता हो। प्रत्येक समूह की एक संरचना या ढांचा होता है। यह उसके नियम, कार्य प्रणाली, अधिकार, कर्तव्य, पद और भूमिकाएं आदि तय होते हैं और सदस्य उन्हीं के अनुसार आचरण करते हैं। समूह में केवल व्यक्तियों का होना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके बीच सामाजिक संबंध का होना भी ज़रूरी होता है, अनिवार्य होता है। मैकाइवर और पेज ने पारस्परिकता और जागरूकता को समूह के आवश्यक तत्व के रूप में स्वीकार किया है। एक समूह के सदस्यों में परस्पर सहानुभूति और सहयोग की भावना पाई जाती है। एक समूह के सदस्य अपने विचारों का ही आदान प्रदान नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के कष्ट में सहयोग और सहायता भी करते हैं। सहयोग और आदान प्रदान से ही समूह के सदस्य अपने सामान्य हितों की पूर्ति कर पाते हैं। समूहों का वर्गीकरण, इसके कुछ महत्वपूर्ण आधार और प्रकार भी हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। समाज में पाए जाने वाले अलग अलग समूहों को वर्गीकृत करना एक कठिन कार्य है। फिर भी समाजशास्त्रियों ने अलग अलग आधारों पर बने मानव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। वर्गीकरण के आधार के रूप में सदस्यों की संख्या, स्थायित्व, हम की भावना, आकांक्षा, प्रकार्य और सामाजिक संबंधों की गहनता को विशेष महत्व दिया गया है। सदस्यों की संख्या के आधार पर भी समूहों का वर्गीकरण कुछ विद्वानों के द्वारा किया गया है। समूह छोटे भी हो सकते हैं और समूह बड़े भी हो सकते हैं। एक समूह में सामाजिक संबंध किस प्रकार के होंगे, ये सदस्यों की संख्या के आधार पर ही निर्भर करता है। जॉर्ज सीमेल, जॉनसन और हॉमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूहों के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। हॉमन्स ने स्वयं 5 छोटे समूहों का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि मनुष्य की समाज में ऐतिहासिक निरंतरता केवल छोटे समूहों के रूप में है। व्यापार, गिल्ड्स, धर्म, वर्ग, राष्ट्र, साम्राज्य, संस्कृतियाँ, सभ्यताएं सभी विघटित की गईं, तोड़ी गईं, उन्हें नष्ट किया गया, लेकिन प्रत्येक सामाजिक विघटन के मध्य भी छोटे समूह अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें। सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर और पेज ने राष्ट्र और प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है और इन विद्वानों ने समान हितों के आधार पर बड़े समूहों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। मर्टर ने अंतःक्रिया की कमी के कारण राष्ट्र को समूह के रूप में स्वीकार नहीं किया है। फिर भी इतना तो निश्चित है कि एक राष्ट्र के सदस्यों में हम की भावना पाई जाती है और साधारणतः लोग राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूक रहते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक समूह। समूह का एक वर्गीकरण औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में किया गया है।
औपचारिक समूहों की स्थापना कुछ निश्चित नियमों के आधार पर की जाती है। इस प्रकार के समूहों की स्थापना किसी विशिष्ट हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाती है। औपचारिक समूहों में सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में घनिष्ठता और आत्मीयता का अभाव पाया जाता है और विधानों एवं नियमों के द्वारा उन पर नियंत्रण रखा जाता है। नियमों का उल्लंघन करने वाले को समूह से बहिष्कृत भी कर दिया जाता है या फिर उसे कई बार तो दंड भी दिया जाता है। राजनीतिक दल, श्रम संगठन, विद्यार्थी परिषद, कॉलेज, स्कूल, राष्ट्र औपचारिक समूह के उदाहरण हैं। औपचारिक समूह के सदस्यों की संख्या हजारों तक हो सकती है, इसीलिए इनका आकार बड़ा होता है और इसमें व्यक्ति के स्थान पर उसके कार्य का भी बहुत महत्व होता है। औपचारिक समूह आधुनिक, जटिल और औद्योगिक समाजों में अधिक पाए जाते हैं। औपचारिक समूहों में द्वितीयक समूह की विशेषताएं पाई जाती है और इसीलिए ये उनके बहुत निकट हैं। औपचारिक समूहों में द्वितीयक समूहों की तरह सदस्यों में शारीरिक निकटता का भी अभाव होता है, बड़ा आकार होता है, समझौते पर आधारित संबंध पाए जाते हैं और परिस्थिति का अधिक महत्व होता है। संपर्क के लिए संचार के साधनों का प्रयोग किया जाता है और इनका निर्माण जानबूझकर कुछ निश्चित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। अनौपचारिक समूहों में औपचारिक समूहों से बिल्कुल विपरीत प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये प्राथमिक समूहों के बहुत निकट होते हैं, इनका आकार छोटा होता है, सदस्यों की कम संख्या होती है और उनमें आत्मीयता, घनिष्ठता, शारीरिक समीपता और संबंधों में स्थिरता के साथ साथ निरंतरता भी पाई जाती है। अनौपचारिक समूहों के सदस्यों में हम की भावना बहुत तीव्र होती है। इनमें आमने सामने के संबंध बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं और ये जो आमने सामने के संबंध होते हैं ये स्वतः निर्मित संबंध होते हैं। सबसे पहले मानव ने अनौपचारिक समूहों का ही निर्माण किया था, क्योंकि अनौपचारिक समूह में परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली या गपशप समूह, नातेदारी समूह आते हैं और इस प्रकार के समूह बहुत ही सरल, ग्रामीण और आदिम समाजों में पाए जाते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक समूहों के भेद को हम प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में पाए जाने वाले भेद के आधार पर भी दर्शा सकते हैं। स्थायित्व के आधार पर समूहों को दो भागों में बांटा गया है, एक स्थायी समूह और दूसरा है अस्थायी समूह। कुछ समूह सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, जैसे कि परिवार है, नातेदारी समूह है, शिक्षण संस्थाएं हैं जिनकी हर समय आवश्यकता बनी रहती है और ये समूह स्थिर समूहों की श्रेणी में या स्थायी समूहों की श्रेणी में आते हैं। इसकी बिल्कुल विपरीत कुछ समूह ऐसे होते हैं जो अस्थिर या अस्थायी समूह होते हैं, जैसे कि भीड़ है, श्रोता समूह है, जो बहुत ही कम समय के लिए समूह के रूप में बने रहते हैं और कुछ समूह किसी विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर बनाए जाते हैं और उद्देश्यों को पूरा होते ही वह स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो ऐसे समूहों को हम अस्थायी या अस्थिर समूह कहते हैं। बोटोमोर ने स्थिर और अस्थिर समूहों के बीच समूह के एक विशेष प्रकार अर्ध समूह या आभासी समूह का भी वर्णन किया है। इसके बाद आता है हम की भावना के आधार पर बने समूह। तो हम की भावना के आधार पर दो प्रकार के समूह होते हैं, एक है अंतः समूह और दूसरा है बाह्य समूह। और ये अंतः समूह और बाह्य समूह की जो अवधारणा है वो समनर के द्वारा दी गई है और समनर ने दो प्रकार के समूह बताए थे, अंतः समूह इन ग्रुप, बाह्य समूह आउट ग्रुप। अंतः समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह के नाम से भी जाना जाता है। एक अंतः समूह के सदस्यों में आपस में हम की भावना पाई जाती है और इसी भावना के कारण अंतः समूह के सदस्यों में एकता दिखाई पड़ती है। एक अंतः समूह के सदस्य अपने समूह को सर्वश्रेष्ठ और अन्य समूहों को हीन मानते हैं। एक अंतः समूह के सदस्य व्यवहार के सामान्य नियमों का पालन करते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा वे एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जब हम बाहरी समूह पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि इस समूह में भी वे सभी विशेषताएं पाई जाती है जो एक अंतः समूह में होती है और इसीलिए अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत विशेषताओं वाले समूह न होकर केवल हम और वे की भावना पर आधारित होते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह का कोई निश्चित विशिष्ट आकार नहीं होता है। एक अंतः समूह परिवार जितना छोटा और विश्व जितना विस्तृत भी हो सकता है। एक अंतः समूह में वे सब लोग आ जाते हैं जिन्हें हम सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं, अर्थात जिन्हें हम अपना समझते हैं। हमारा परिवार
कक्षा, कॉलेज, देश हमारे लिए अंतर समूह है। जिन समूहों को हम अपना नहीं समझते वे बाह्य समूह के अंतर्गत आते हैं। अंतर समूह के सदस्य एक दूसरे से सहयोगी और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन बाहरी समूह के सदस्यों के प्रति घृणा, द्वेष, प्रतिद्वंदिता, भय और संदेह तक की भावना पाई जाती है। विभिन्न राजनीतिक दलों, श्रमिक संघों और राष्ट्रों में कई बार एक दूसरे के प्रति इस प्रकार की भावना दिखाई पड़ती है। ऑकबर्न और निमकोफ ने कहा है कि हम में अपने अंतर समूह के सदस्यों के लिए सहानुभूति और सहकारिता की भावना पाई जाती है, लेकिन इसके विपरीत बाहरी समूह के प्रति विरोधी भावना पाई जाती है और उनके प्रति हमारे अंदर भय, संदेश, घृणा इसके भाव होते हैं। रॉबर्ट बिरस्टेड ने अंतर समूह के बारे में लिखा है कि अंतर समूह और बाहरी समूह कोई वास्तविक समूह नहीं है। एक व्यक्ति हम और वे सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ स्वयं इन्हें बना लेता है। इन समूहों के संबंध बिरस्टेड ने दो महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पहला, अंतर समूह और बाह्य समूह को दकियानुसु और पिछड़ा हुआ समझता है। हमें अपने समूह के सदस्यों में अनेक अंतर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बाहरी समूह के सभी सदस्यों को हम समान मानकर चलते हैं। अंतर समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में अंतर पाया जाता है, जबकि बाहरी समूह के सदस्यों के प्रति हमारे व्यवहार में समानता पाई जाती है। दूसरा, बाहरी समूह के काल्पनिक और वास्तविक खतरे से अंतर समूह में एकता और सुदृढ़ता बढ़ती है। जब कभी किसी बाहरी समूह के खतरे का डर होता है तो अंतर समूह में एकता सुदृढ़ हो जाती है। प्रकार्यात्मक के आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के समूह निर्मित होते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक, व्यावसायिक, राजनैतिक, बौद्धिक, कलात्मक और मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति इसी आधार पर बने समूहों के माध्यम से होती है। नगरों में अनेक शिक्षण संस्थाएं, व्यावसायिक संघ, राजनीतिक दल, क्लब, संगीत मंडली दिखाई पड़ते हैं। गिडिंग्स और गिलीन एवं गिलीन ने इन समूहों को ऐच्छिक और अनैच्छिक समूहों के रूप में भी समझाया है। आकांक्षा के आधार पर, जिसे हम कहते हैं संदर्भ समूह, यह भी समूह निर्धारण का एक महत्वपूर्ण आधार है। मर्टन ने इस आधार पर संदर्भ समूह की विस्तृत विवेचना प्रस्तुत की है। मर्टन ने उस समूह को संदर्भ समूह माना है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकन और व्यवहार को प्रभावित करती है। स्टाउफर और उनके साथियों ने अमेरिकी सिपाहियों की आकांक्षाओं, व्यवहार और कुंठाओं का अध्ययन किया और उन्हें संदर्भ समूह के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया। मर्टन की मान्यता है कि सापेक्षहीनता के कारण संदर्भ समूह का निर्माण होता है और सापेक्षहीनता का अर्थ है व्यक्ति के मन में अपने समूह के प्रति हीनता के भाव जागृत होना और वह किसी अन्य समूह को ऊंचा समझने लगता है, उसे अपने समूह की तुलना में श्रेष्ठ मानने लगता है। यह अन्य समूह जिसे वह श्रेष्ठ मानता है, जिसका वह सदस्य बनना चाहता है, जिसके अनुरूप व्यवहार करने का, जिसके मूल्यों और जीवन के तरीकों को अपनाने का वह प्रयत्न करता है, व्यक्ति का संदर्भ समूह है। संदर्भ समूह सदैव सापेक्षहीनता के कारण ही नहीं बनते, बल्कि महत्वाकांक्षा के कारण भी बनते हैं।